हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल श्री एस एन वर्ल्ड। तो हमने जो एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की है उसमें ज्योग्राफी के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं 6 क्लास के एनसीईआरटी की। देन अब हम लोग पॉलिटी कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर मैंने करवा दिया है, सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। और हाँ, आप लोग परेशान मत होइए कि ये इतनी जल्दी जल्दी चैप्टर करा रहे हैं, कैसे कंप्लीट होगा। तो प्लीज़ आप लोग रिलैक्स रहिए। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता, ओनली 20 मिनट्स, सॉरी 30 या 40 मिनट्स का एक चैप्टर होता है। आप बस उसे लेट कर या बैठ कर आराम से ईयरफोन लगा कर सुनिए। देन उस सुनने के बाद उसके बाद आप अपने जो मैं अंडरलाइन करवाती हूँ जो लाइन, वो आप नोट्स में लिख लीजिए। वो इम्पोर्टेंट लाइन होती है अगर आप लिखना चाहते हैं। नहीं तो और सीटेट वाले आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्योंकि सीटेट वाले आप लोग अपने आराम से 1 लेसन या 2 लेसन रोज़ का पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो 1 लेसन या 2 लेसन रोज़ पढ़िए, और जो मैं लाइन अंडरलाइन करवाती हूँ उसे नोट बना लीजिए, ठीक है। और ये 10 दिन में एनसीईआरटी ख़त्म करने का प्लान मेरा ये है। जो हम DSSB TGT MR KVS NVS अदर एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, वो इसलिए मैं ख़त्म करना चाहती हूँ जल्दी 10 दिन में, कि हमारा एक बेस तैयार हो जाए। देन हम फिर 9th एंड 10th की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। उसमें हमने कम चैप्टर रखे हैं, डेली 2 चैप्टर ही पढ़ेंगे और अच्छे से समझते हुए और नोट्स बनाते हुए पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलो अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा था विविधता, तो इसमें हम पढ़ रहे हैं विविधता एवं भेदभाव। भेदभाव और विविधता क्या है, अलग अलग है, कैसी है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से पढ़ना। पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है और फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता है। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़ा है। ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। हर प्रकार के लोग हैं, छोटी लड़की, लड़का, लड़की, बड़ी, एंड व्हील चेयर पर, एंड ये तो आप देख पा रहे होंगे, अमीर गरीब, हर प्रकार का पहनावा और हर प्रकार की संस्कृति यहाँ दिखाई दे रही है। तो विविधता और भेदभाव में डिफरेंस पर क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से पूछा जाता है, तो आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें, ठीक है। सुने, हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। इन सब पर हमारे रहने की जगह पर किसका असर पड़ता है? भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है, ठीक है। रहने की जगह पर ध्यान देना, ठीक है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी अंदाज़ा लगाया जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। कितने धर्म हैं संसार में? 8 मुख्य धर्म है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। अनुयायी मतलब जो मानते हैं। यहाँ लोग 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। कितनी भाषाएं? 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं, जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के क्या है? नृत्य हैं, डांस हैं। यहाँ विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों के से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, जो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं, ठीक है। जो हमसे अलग दिखते हैं हम उनके बारे में खासी तरह की सोच बना कर रखते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। ये सत्य है कि जो गांव में रहते हैं उन्हें हम अज्ञानी यानी अनपढ़ समझते हैं, जो शहर में रहते हैं उन्हें हम आलसी और सिर्फ पैसे में सरोकार रहने वाला समझते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम
अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या है जिसे हम, तो पूर्वाग्रह मतलब जिसके बारे में पहले से ही सोच रखा है कि गांव के लोग अनपढ़ होते हैं, शहर के लोगों के पास बहुत सारा पैसा और आलसी होते हैं, ये एक पूर्वाग्रह है। हमने उसे जाना नहीं, बस हमने मान लिया, ठीक है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसे कि कथनों में दिया गया लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। क्या है ये? पूर्वाग्रह है। तो हम ये कथन पहले पढ़ लेते हैं, क्या है पूर्वाग्रह। उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे, जिनके कथन से आप सहमत हैं उन पर निशाना लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों आते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। ग्रामीण लोग, आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। फसल की बुवाई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 10, 12 एवं 14 घंटे काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर भी आते हैं, स्थानांतरण करते हैं, मतलब आते हैं। शहरी लोग, शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है, ठीक है। ये हमारी पूर्वाग्रह, ये हमारी भावना है जो यहाँ समझाया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। जब यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा है और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। मान लो कोई काम है, हम इस तरीके से कर रहे हैं, मतलब रीडिंग है तो हमें रात में पढ़ना अच्छा लगता है। कई लोगों को मॉर्निंग में उठकर पढ़ना अच्छा लगता है, तो मॉर्निंग वाले ज़्यादा बेहतर माना जाएगा, हमारा नहीं माना जाएगा क्योंकि हम रात में पढ़ रहे हैं। नहीं, ये गलत है। पढ़ाई तो हो रही है पर टाइमिंग अलग अलग है। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि किसी को कोई काम किसी तरीके से करना अच्छा लगता है, वही काम वो दूसरे तरीके से करता है। पर जब लोगों को लगता है कि नहीं, जैसा मैं कर रही हूँ वही सही है, दूसरे कर रहे हैं वो गलत है, तो वहाँ वो दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते, उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। सही बात है। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। ये हमारे, देखो हम भारत में रहते हैं, हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, बट हमें इंग्लिश नहीं आता है, तो कई बार हमें एम्बेरस होना पड़ता है, शर्म आती है कि मैं वहाँ कैसे बात करूँगी, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। जो इंग्लिश बोलते हैं उन्हें हम लोग बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती वो हिंदी बोलते हैं, बल्कि हिंदी में भी उससे सामने वाले से ज़्यादा ज्ञान है, पर नहीं, हम उसे नकारात्मक दृष्टि से ही देखेंगे, निगेटिव थिंकिंग से ही देखेंगे, ठीक है। तो ये एक सत्य बात है। तो अन्य भाषाएं बोलते हैं, हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। लड़के और लड़की में भेदभाव, ठीक है। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? हमें आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसा ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। आइए देखिए क्या सच्चाई। नीचे दिए गए कथनों की सूची में तालिका को भरिए और उत्तर और कारणों की चर्चा कीजिए। वे बहुत ही सुशील हैं, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, वे शरारती हैं, वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं, वे रोते नहीं हैं, उद्यमी हैं, वे खेल में निपुण हैं, वे खाना पकाने में निपुण हैं, वे भावुक हैं। तो आप लोग आसानी से लगा दोगे, बहुत सुशील लड़की, बात करने का तरीका सौम्य सुशील लड़के, शरीर से बलिष्ठ लड़का। तो ये सारी जो पॉइंट अलग अलग दिए गए हैं, तो ये पूर्वाग्रह ही तो है
कि हमने एक वो बना लिया भेद कि लड़की रो सकती है, लड़के रोते नहीं हैं, ठीक है। लड़की रोती है, लड़के रोते नहीं हैं। लड़की डांस करती है, लड़के डांस नहीं करते। तो ये भी एक हमारे समाज में बहुत बड़ा भेदभाव है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ठीक है। लोग तरह तरह की बातें, मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, यह नई बात नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। सोचिए, इसकी ये हालत है, हम इसका मजाक उड़ाएंगे तो कैसा लगेगा। हमारे अंदर भी जो कमियां हैं उसका अगर लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे तो हमें भी दुख होगा, है ना। तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है। घूरती आंखों में मैं छिप जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो व्हील चेयर पर है। लोग उसे बड़ी कोई दया की दृष्टि से देखता है, कोई मतलब बेचारी कहता है। ये भी एक गलत है, हम किसी को बेचारी नहीं सोच सकते, ठीक है। क्या उसका दिमाग सही है। सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं तो लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। ऐसा नहीं है। अगर कोई शारीरिक रूप से विकलांग है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। मानसिक स्थिति वो बहुत ही अच्छी होगी उसकी, ठीक है। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। ध्यान देना, ये सीडीपी में क्वेश्चन बनता है पेडागोजी में। जो बच्चे थे पहले उन्हें विकलांग कहा जाता। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जब शब्द का प्रयोग किया जाता है वो खास ज़रूरतों वाले बच्चे। क्या बोला जाता है। खास ज़रूरतों वाले बच्चे। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यह बड़े अक्षरों में दिया गया, साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। आपकी राय में क्या खास ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग अलग स्कूल होना चाहिए। अपने जवाब में के पक्ष में तर्क दीजिए, ठीक है। तो हम विकलांग की जगह आप क्या यूज करते हैं, खास ज़रूरत वाले बच्चे, ठीक है। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं हैं तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो दिखाई नहीं दिया आपको। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। तो ये हमारे अंदर एक भावना पहले से ही रूढ़िबद्ध भावना डाली जा रही है कि लड़के ये नहीं करते, लड़कियां ये करती हैं, ठीक है। हम माता पिता ही अपने बच्चों के अंदर ये फीलिंग डालते हैं। तो ये जितना इम्पोर्टेंट पॉलिटी में चैप्टर है उतना ही इम्पोर्टेंट पेडागोजी में भी है। तो इसे ध्यान से सुने। इससे पेडागोजी में क्वेश्चन बनता है जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि रूढ़िबद्धता पर क्वेश्चन आता है। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है, ठीक है। ये पोयम है, ये उसी के बारे में, लड़का रोता है लड़की मृदुल है, ठीक है। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं जैसा समाज में चला आ रहा है कि लड़की ही खाना पकाएगी, लड़के जॉब करेंगे। वही भावना हमारे समाज में है और वही भावना हम मानकर बैठे हैं। अगर लड़की की तबीयत भी खराब है तब भी लड़की ही खाना बनाएगी, लड़के खाना नहीं बना सकते। ये हमारे समाज में भावनाएं हैं, ठीक है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, क्या होता है रूढ़िबद्ध धारणा। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। यानी कि एक ही छवि में बांधना और उनके बारे में पक्की धारणा बना लेना क्या होता है, रूढ़िबद्ध धारणा। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस,
अपराधी, बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं। सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, उसे पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। ठीक है, इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िवादी धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इस धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसा काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। ठीक है, तो रूढ़िवादी धारणा यानी कि जेंडर स्टेरियोटाइप इंग्लिश में बोलते हैं। ये क्या है कि लड़के एरोप्लेन चला सकते हैं, लड़कियां नहीं चला सकती हैं, बल्कि ये गलत है। ये धारणा बनी है समाज में, लड़की खाना बना सकती है, लड़के खाना नहीं बना सकते। ठीक है, ये धारणा, ये रूढ़िवादी धारणा है। और ये जो आपने यहाँ पढ़ा था पूर्वाग्रह यानी कि पहले से ही अनुमान है कि गाँव के लोग खेती करते हैं, अज्ञानी होते हैं, अनपढ़ होते हैं, शहर के लोगों के पास बहुत पैसा होता है और आलसी होते हैं। ये होता है पूर्वाग्रह। और ये जेंडर स्टेरियोटाइप यानी कि रूढ़िवादी धारणा है जो कि हमें धर्म, लिंग में भेद बताती है। कंजूस, किसी को कंजूस मान लेना, किसी को अपराधी मान लेना, किसी समाज को, ठीक है, के प्रति कोई धारणा बना लेना, ये होती है रूढ़िवादी धारणा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? पूर्वाग्रह एंड रूढ़िवादी धारणा के बारे में। ठीक है, इसके अंतर को ध्यान से पढ़ना और उस पर क्वेश्चन करोगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन के लिए मैंने बता रखा है NCERT फिल्टर सीरीज चैप्टर वाइज क्वेश्चन शनि सर करवाते हैं, तो आप कर सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन चैप्टर वाइज, तो आपको चैप्टर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, असमानता एवं भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। असमानता भेदभाव के लिए क्या जिम्मेदार है? पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी धारणा। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुआं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप का या गिलास चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनसे क्या कर रहे हैं? भेदभाव। ये भेदभाव होता है। ठीक है, भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करके पिछले पाठ में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, यह विविधता का एक पहलू था। जो धर्म अलग होता है वो एक विविधता का पहलू था, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में एक अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर 2 गरीब था, जो कि विविधता का पहलू नहीं है। गरीबी हमने पहले ही बता दिया, वो विविधता का पहलू नहीं। विविधता का पहलू क्या है कि खाना सब खा रहे हैं पर अलग अलग, कोई किसी को कुछ खाना पसंद है, किसी को कुछ खाना पसंद है, भाषाएं, पहनावा, ये विविधता का प्रतीक है। पर गरीबी विविधता का प्रतीक नहीं है, ये एक असमानता का प्रतीक है। और भेदभाव में जैसे हम इस नल से पानी भरते हैं तो हम दूसरे को इस नल से पानी नहीं भरने देंगे, ये भेदभाव है। ठीक है, यह तो असमानता है। क्या है बताया ना, ये असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े, घर की मूल ज़रूरतों का पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यानी कि विविधता और आधारित कैसे? एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है। जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है, उनकी विविधता के लोगों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोग, धार्मिक समूह और खास क्षेत्रों के लोगों को करना पड़ता है। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लिए यूज होता है। ये शब्द
ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये लाइन आप लोग नोट्स में लिख लेना। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोगों को अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। किससे? अछूत। दलित का मतलब होता है जिन्हें दबाया गया हो। दलित का अर्थ क्या होता है? जिन्हें दबाया गया हो, कुचला गया हो। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि सामाजिक पूर्वाग्रहों दिख नहीं रहा आपको, सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। दलित का मतलब दबाया गया, कुचला गया होता है, और सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में दबाकर रखती है। रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है? आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? ठीक है, आप बताएंगे। भारत एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनके 1901 में हुआ था। कब हुआ था? 1901 में। देखा, भारत में एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा। यह अनुभव उनको कब हुआ था? 1901 में हुआ था। जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र के कोरेगांव, कहाँ के थे वो? महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने आए थे। किससे मिलने आए थे? कोरेगांव में भाइयों के साथ अपने पिता से मिलने आए थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया। जो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे तो हमने दिखा दिया। उनसे पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है। हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसे कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमें पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुँह से निकल गया कि मैं महार बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता है। कहाँ? बम्बई प्रांत में। महार जाति के थे अम्बेडकर जी। पॉइंट नोट कर लेना कि अम्बेडकर किस जाति के थे? महार जाति के। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हमें वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर ने भी हमें छोड़कर चले गए। अब हम काफ़ी घबराए हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में और 1891 से 1956 को भारतीय संविधान के पिता एवं दलित के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। 1891 में जन्म हुआ 1956 में उनकी मृत्यु। ठीक है, एक बार मैं क्लियर करके आपको बता दूंगी। भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती है। किस जाति में जन्म हुआ था? महार जाति में। और कैसी मानी जाती है? वो अछूत मानी जाती है। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते हैं। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के लोग के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी और वकील बनने के लिए कहाँ गए थे? वो इंग्लैंड गए थे। उन्होंने दलितों को अपने
बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे, मतलब सबको समान समझे। जीवन में आगे चलकर उनको धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। अम्बेडकर ने किस धर्म को अपनाया? सॉरी गाइस, उन्होंने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनने की तरफ काम करना चाहिए जिससे सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ लोगों की। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन्होंने कॉलेज में पढ़ाई की थी, इंग्लैंड से वकील बनने की पढ़ाई की थी, ये महार जाति के थे, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट, यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए या बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को लेकर जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसों से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राइटिंग, ये जो कहानी है किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की है। ठीक है, बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। क्योंकि वो नीची कास्ट के थे, है ना, इसलिए मना किया होगा। कल्पना करके देखें कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग अपने दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको ना पानी ना पीने दें। समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजाति लोगों और किसानों ने अपने जीवन में गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसे कि पहले की बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर हम मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया था। ये देखो, दलितों के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के उन अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? ठीक है, उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास ज़रूरत वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, ये थिंकिंग के लिए कहते हैं कि आप सोचो, जब आप सोचोगे तो और अच्छा करोगे। ठीक है, जो भी हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, समुदाय वगैरह, किन किन समुदायों ने लड़ाई की, कैसे किया, ये सब हम हिस्ट्री की बुक में पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, ये बस एक कहानी बता रहे हैं कि ये हुआ था। अब ये कैसे हुआ था ये हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आगे की क्लासों में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छूतछात को
छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। इसका भी आर्टिकल है, आगे हम पढ़ेंगे। और ये छुआछूत पर अस्पृश्यता के लिए भी बात की गई है हमारे मौलिक अधिकारों में। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं, ये भी आर्टिकल कितने 16 में है। और ये आर्टिकल के बारे में हम पढ़ेंगे, इनके आर्टिकल का पता लगाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा आगे की जो हमारे बुक्स पढ़ेंगे उसमें ये सारी जानकारी दी हुई है, तो ध्यान से पढ़िए। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाएं। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। क्या है? विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने के बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म, त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसा देश है हमारा भारत? धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ये जो मैंने पॉइंट बोले हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धर्म और त्यौहार मनाने की स्वतंत्रता है, ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट में आते हैं, जो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उन आंदोलनों और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं। ये हमारा संविधान, ये उद्देशिका है जो हमने पहले पढ़ी थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पहले चैप्टर में विविधता के बारे में पढ़ा था। विविधता क्या है, धर्म क्या है, धर्म, पहनावा और बोली, ये हमारी विविधताएं हैं, ठीक है। और भेदभाव क्या होता है? भेदभाव ये होता है कि छुआछूत, जैसे छुआछूत होता है, भेदभाव यानी कि इस नल से हम पानी पीते हैं तो आप इस नल से पानी नहीं पिएंगे, हमें पढ़ने की आज़ादी है, दूसरे को पढ़ने की आज़ादी नहीं, ये हमारी भेदभाव है। अब हमने क्या क्या पढ़ा था? पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या है? किसी के बारे में पहले से धारणा बना लेना कि गांव के लोग तो गरीब होते हैं, गांव के लोग ऐसे होते हैं, अनपढ़ होते हैं, तो ये एक पूर्वाग्रह है, पहले से ही मान लिया। और शहर के लोग पैसे वाले होते हैं, आलसी होते हैं, ये भी एक पूर्वाग्रह है। अब रूढ़िबद्धता और पूर्वाग्रह में अंतर कैसे? रूढ़िबद्ध मतलब ये मान लेना कि औरतें ही खाना बनाएंगी, औरतें रोती हैं और लड़के नहीं रोते हैं, तो ये रूढ़िबद्ध धारणा हो गई, ठीक है। और देन हमने पढ़ा असमानता, और किसके बारे में पढ़ा था? असमानता और भेदभाव। असमानता मतलब किसी को ज़्यादा सुविधाएं दे देना, किसी को कम सुविधाएं देना, यानी कि जिसके पास पैसा है वो अच्छी सुविधाएं पा लेता है, जिसके पास पैसा नहीं वो अच्छी सुविधाएं नहीं पा सकता। और भेदभाव मैंने बता ही दिया है, जो छुआछूत वगैरह होता है ये सब भेदभाव में आता है। तो आप, ये हमारा पॉलिटी का सेकेंड चैप्टर भी फिनिश होता है। आई होप आपको इस चैप्टर से बहुत कुछ फ़ायदा मिले। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप इसे आराम से सुनिए, और जो पॉइंट मैं कहती हूँ इम्पोर्टेंट है नोट कर लीजिए, तो उसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और मेरी NCERT की ज्योग्राफी की 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। ये मेरी पॉलिटी की सेकंड क्लास है, और आपको अभी हिस्ट्री की भी 2 क्लासेस आपको मिलेंगी शाम तक, ठीक है। क्योंकि हमारा डेली टारगेट था कि हमें रोज़ के 6 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। सिर्फ 6 to 8 के NCERT तक ही है, क्योंकि एक बेस बन रहा है हमारा कि इसमें हम शब्द समझ रहे हैं, जैसे विविधता है, समानता है, पूर्वाग्रह है, रूढ़िबद्धता है, ये चीज़ें भी समझनी है हमें, ठीक है। और यकीन मानिए कि पॉलिटी तो सिर्फ और सिर्फ NCERT का ही हिस्सा है, NCERT
से ही पूछी जाती है, चेंज पॉलिटी आती है। ओके, तो गाइस आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड टेलीग्राम लिंक से ज़रूर जुड़ जाएं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। डेली का टारगेट शुरू हो चुका है, अभी आप टारगेट कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट टारगेट आपको रात को दे दिया जाएगा, यानी कि 2 फरवरी का। ठीक है, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।